अध्याय 135 चुपके से हमला। रेल की पटरियों के बाहर सड़कों से एक कानफोड़ू विस्फोट हुआ। सदमे की लहर से सभी चौंक गए और उनकी आंखें दृश्य की ओर मुड़ गईं। ब्लैक क्रो काफिले के कई ऑफ रोड वाहन टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आग की लपटें आसमान की ओर दहाड़ रही थीं और घना काला धुआं हवा में उमड़ रहा था। बबलू और उसके गिरोह का नामोनिशान मिट चुका था। उनके शरीर हवा में उड़ते हुए कपड़ों के बिखरे हुए टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं बचे थे। एक भारी ट्रक की यात्री सीट पर बैठी बैंगनी बालों वाली लिली ने रणबीज, बबलू और सौरव को गिरते हुए देखने के बाद आखिरकार आसन विनाश को महसूस किया। उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया और उसकी घबराई हुई नजरें धारणी को ढूंढते हुए चारों ओर दौड़ गईं। काफिला अराजकता में था। ब्लैक क्रो 4 में धारणी सबसे मजबूत था। उसकी पागलपन भरी पुनर्योजी क्षमता ने उसे लगभग अविनाशी बना दिया था। जब तक वह खड़ा था, काफिला पूरी तरह से ढहेगा नहीं। इस बीच राघव ने देखा कि शहर की सड़कों से और अधिक ज़ॉम्बी उमड़ रहे थे और उनके चारों ओर कोहरा घना हो रहा था। उसका चेहरा भयावह हो गया। राजिता, मुझे कवर दो। वह क्षमता उपयोगकर्ता आसपास ही होना चाहिए। जो कोई भी ज़ॉम्बी की भीड़ को नियंत्रित कर रहा था, उसे तुरंत बाहर निकाला जाना था। पिछली बार उन पर हमला करने वाली अविनाशी सेना ने लगभग ट्रेन को पटरी से उतार दिया था। राघव कोई जोखिम नहीं लेने वाला था। उसने अपनी राइफल और बिजली की ब्लेड पकड़ी और ट्रेन से बाहर निकल आया। भनभनाहट। दूरसंचार ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर निकली, दर्जनों ज़ॉम्बियों को हवा में उड़ा दिया और राघव के लिए एक रास्ता साफ कर दिया। राजिता किकी के ठीक पीछे चलते हुए नीचे कूदी और अपना ग्रेनेड लॉन्चर दागा। धमाका, क्रैश, धमाका, बैंग। ग्रेनेड भीड़ के भीतर फट गए, जिससे अंग और सड़ता हुआ मांस हवा में उड़ गए। इस बीच पीट की टीम ने गोलियों की एक तूफानी वर्षा की, अविनाशों की लहरों को डोमिनोज की तरह काट डाला। राघव एक हाथ में मशीन गन चलाता हुआ और दूसरे में बिजली की ब्लेड से काटता हुआ दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक घुस गया। ब्लैक क्रो काफिले की हरकतों को स्कैन कर रहा था। रट-टट, कोहरे से गोलीबारी हुई, लेकिन राघव पहले ही चकमा दे चुका था। पटरियों के पास एक दीवार से फिसलता हुआ निकल गया। एक पल में वह दुश्मन के वाहन गठन में झपटा, ट्रेन पर गोली चलाने वाले 2 ठगों को काट गिराया। एक ड्रोन ऊपर से भनभना रहा था, जो किकी को दृश्य पुनः प्रसारित कर रहा था। राघव के रेडियो पर उसकी आवाज जोर से आए। राघव, 2 बजे, काला ट्रक, यात्री सीट, वहां एक महिला है। ट्रेन से, किकी ने ड्रोन को नियंत्रित किया, फुटेज पर जूम करते हुए। ट्रक की यात्री सीट पर चमकती हरी आंखों वाली एक अजीब महिला घबराहट में बैठी थी। वह क्षमता उपयोगकर्ता जरूर होनी चाहिए। लक्ष्य मिल गया। राघव ने झिझका नहीं, उसने ट्रक के केबिन पर गोलीबारी शुरू कर दी। ठन ठन ठन, उसकी गोलियां बख्तरबंद प्लेटिंग और बुलेट प्रूफ कांच से हानिरहित होकर टकरा गईं। हालांकि अंदर बैठी बैंगनी बालों वाली महिला डर से सहम गई। पकड़ लिया, राघव मुस्कुराया। वह वही थी। जैसे ही वह फिर से हमला करने वाला था, उसके पीछे अचानक आग की दहाड़ गूंज उठी। धमाका, हवा में एक आग का विस्फोट हुआ और भयंकर आग के भीतर से एक आकृति तेज गति से बाहर निकली। धारणी। राघव के अंधे बिंदु से धारणी ने हमला किया, उसकी मुट्ठी हवा को चीरते हुए, सीधे राघव की खोपड़ी को निशाना बनाते हुए। धिक्कार है। प्रोजेश के पास उसे चेतावनी देने का समय नहीं था। धारणी पहले ही बहुत करीब था। लेकिन जैसे ही धारणी की मुट्ठी जुड़ने वाली थी, राघव ने अचानक अपना बायां हाथ पलटा। एक विशाल धातु की ढाल एक पल में प्रत्यक्ष हो गई। बैंग। धारणी का धोखे वाला मुक्का, जिसे गारंटीकृत हिट होना चाहिए था, उसके बजाय ठोस स्टील से टकराया। प्रभाव से ढाल दब गई, लेकिन राघव पूरी तरह से सुरक्षित था। धारणी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह स्टील कहाँ से आया? क्या यह आदमी बिजली उपयोगकर्ता नहीं था? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, भनभनाहट, बिजली का एक चौंधिया देने वाला चाप उसके चेहरे की ओर दौड़ा। ये सीधे उसके गाल से जल गया। झुलसा देने वाला करंट उसकी खोपड़ी के पीछे से बाहर निकल गया। हालांकि खून का छिड़काव नहीं हुआ। राघव ने तुरंत ढाल को लात मारी, जिससे धारणी का शरीर पीछे की ओर चला गया। धमाका, धारणी हवा में ऊपर उठा। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, आग का एक खंभा दहाड़ उठा, उसे पूरी तरह से निगल लिया। सावधान, इस आदमी में पागलपन भरा पुनर्जीवन है, प्रोजेश ने पीछे से चिल्लाया। निश्चित रूप से बिजली का झटका लगने और जिंदा जलने के बाद भी धारणी अभी भी मरा नहीं था। वह लपटों से बाहर निकला, उसका जला हुआ शरीर भाप छोड़ रहा था, लेकिन राघव या प्रोजेश पर हमला करने के बजाय उसने अचानक दिशा बदल दी। सीधे राजिता और किकी की ओर भागा। छी, वह बंधकों को पकड़ने और तुम्हारी ट्रेन को अपहरण करने की कोशिश कर रहा है।
प्रोजेश का चेहरा क्रोध से मुड़ गया। उसे कायरों से नफरत थी जो निष्पक्ष लड़ाई में नहीं जीत पाने पर गंदी चालों का सहारा लेते थे। गुस्से में उसने जमीन पर लात मारी, उसके पैरों के नीचे आग भड़क उठी और वह खुद को आगे की ओर झोंक दिया। मैं अग्निदेव यहाँ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राघव देखते हुए माथे पर हाथ मारने से खुद को नहीं रोक सका। धिक्कार है, यह आदमी हास्यास्पद रूप से अति नाटकीय है। दूसरी ओर धारणी पूरी तरह से बेवकूफ था। भागने के लिए सभी दिशाओं में से उसे बस सीधे राजिता और किकी की ओर भागना पड़ा। धारणी यह महसूस करते हुए कि उसका काफिला बर्बाद हो गया है, हताश था। वह राघव को मारने में विफल रहा और प्रोजेश को शक्ति से परास्त नहीं कर सका। परंतु राजिता और किकी राघव के लिए महत्वपूर्ण लगे। अगर वह उन्हें पकड़ लेता तो वह स्थिति को पलट सकता था। वह आगे झपटा, केवल हवा के बीच में अचानक जम जाने के लिए। धारणी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया। किकी की आंखें ठंडक से चमकीं, उसके बाल भारहीन की तरह तैर रहे थे। भाई, धारणी भ्रमित था। उसने एक लड़की को क्षमता का उपयोग करते हुए देखा, लेकिन छोटे वाले ने अपने भाई को क्यों बुलाया? और फिर एक विशाल काली छाया अचानक आगे बढ़ी। एक चमकती स्टील काटने वाली महान तलवार निर्दयता से नीचे की ओर झूल गई। धारणी की पुतलियां सिकुड़ गईं। ओह, उसका भाई यहाँ था। चीर! धारणी आधा कट गया, उसका धड़ उसके पैरों से अलग हो गया। किकी भावहीन बस अपनी कलाई को झटका दिया, उसके शव को ज़ॉम्बी की भीड़ में फेंक दिया। अविनाशी उसके खून को सूंघकर पागलपन भरी दावत में उसके शरीर को फाड़ते हुए चारों ओर जमा हो गए। राघव झुक गया। धिक्कार है, क्रूर! प्रोजेश उतरा, शेष ज़ॉम्बियों को आग के विस्फोट से भून दिया। लेकिन नज़दीक से देखने पर धारणी पहले ही बिखरे हुए मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। ओह, क्या वह इससे भी पुनर्जीवित हो सकता है? किकी ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा। राजिता घृणित दिखते हुए बड़बड़ाए, वह पहले ही ज़ॉम्बी की गंदगी बन चुका है। वह इससे वापस नहीं आने वाला है। प्रोजेश यह महसूस करते हुए कि उसने महिमा का अपना क्षण पूरी तरह से खो दिया है, अचानक अजीब महसूस करने लगा। जब तक अरे बड़े भाई, राजिता ने सड़क की ओर इशारा किया। क्या वह आपकी आरवी है? प्रोजेश मुड़ा। उसका कीमती अग्निदेव आरवी दूरी में तेजी से दूर जा रहा था। ओह नहीं, किस कमीने ने मेरी सवारी चुरा ली? अध्याय 136 जेलीफिश का झुंड। प्रोजेश वहां हक्का बक्का खड़ा था। लड़ाई की अराजकता में किसी ने उसकी आरवी चुरा ली। भनभनाहट। दूर सड़क पर धारणी की मौत देखकर बचे हुए हमलावर तिलचिट्टों की तरह बिखर गए। कुछ भागने की कोशिश में तेजी से ज़ॉम्बी की भीड़ को रौंदते हुए वाहनों में कूद गए। अन्य बस अंधाधुंध ट्रकों की ओर भागने लगे। रट्टट पासा पलट चुका था। प्रीतम और सुमी की तरफ उनके सैनिकों ने कोई दया नहीं दिखाई, गोलियों की बौछार से पीछे हटते हुए दुश्मनों को काट गिराया। भारी ट्रक के अंदर बैंगनी बालों वाली महिला ने आपदा को सामने आते देखा। वह घबरा गई, ड्राइवर की सीट पर खिसकी, दरवाजे बंद किए और इंजन चालू करने के लिए टटोलने लगी। राघव, जो उसके सबसे करीब था, उसे भागने की कोशिश करते देख उसे खत्म करने के लिए अपने हाथ में बिजली भर ली। कैप्टन राघव, पीछे हटो! बूढ़े दिग्विजय की आवाज़ रेडियो पर जोर से आई। राघव भ्रमित होकर त्योरी चढ़ा ली जब तक कि उसने अपना सिर नहीं घुमाया और उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। आयरन फोर्स काफिले के ट्रकों पर लगे मिसाइल लॉन्चर एक बार फिर से जल उठे थे। बिना किसी झिझक के राघव भागा। हुश हुश! लॉन्चर से 2 मिसाइलें निकलीं जो सीधे भारी ट्रक की ओर गईं। नहीं, कृपया! बैंगनी बालों वाली महिला की पुतलियां डर से फैल गईं, उसका चेहरा भूतिया पीला पड़ गया क्योंकि मौत उसके ऊपर मंडरा रही थी। धमाका! विस्फोट ने ट्रक के केबिन को नष्ट कर दिया, जिससे क्षेत्र में सदमे की लहरें गूंज उठीं। राघव को भी, हालांकि वह काफी दूर था, जमीन कांपती हुई महसूस हुई। जब धुआं छटा कुछ भी नहीं बचा था। महिला वाष्पित हो गई थी। धिक्कार है, ये क्रूर था। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह फिर से संगठित हो पाता, उसने प्रोजेश को घबराहट में अपने पास से दौड़ते देखा। तुम कहाँ जा रहे हो? राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी कार, मेरी कार! प्रोजेश टूटने की कगार पर था। न केवल उसकी प्रिय आरवी चली गई थी, बल्कि लड़ाई में उसके कपड़े भी जल गए थे। अब अर्धनग्न होकर बर्फीली हवा में खड़ा, वह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। राघव सड़क की ओर मुड़ा, आंखें सिकुड़ते हुए। आरवी पहले ही गायब हो चुकी थी, कई ब्लॉक दूर मुड़ चुकी थी। पैदल पीछा करने का कोई तरीका नहीं था, और राघव ने जो देखा था उससे प्रोजेश के पास निश्चित रूप से उड़ने की क्षमता नहीं थी। दूसरी तरफ चुराई गई आरवी के अंदर
एक मोटा आदमी स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था, उसका पैर ज़ॉम्बी की भीड़ को रौंदते हुए गैस पैडल को फर्श तक दबा रहा था। उसने रियरव्यू मिरर में झांका और आरवी के अंदर आपूर्ति का भंडार देखा। उसका तनावपूर्ण भाव आखिरकार शांत हुआ। धिक्कार है, बाल बाल बच गया। धनु मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। कौन उम्मीद कर सकता था कि वे ब्लैक क्रो कमीने, जिनसे इतना डरा जाता था, ट्रेन काफिले द्वारा पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे। धिक्कार है, सिंगूर शहर में हर कोई एक राक्षस है। अच्छा हुआ मैं समय पर निकल गया। एक बख्तरबंद, संशोधित आरवी और एक नई शुरुआत के साथ धनु गायब हो सकता था और कहीं और अपना जीवन फिर से बना सकता था। जब तक वह उन पागलों से बहुत दूर रहता, वह ठीक रहेगा। एक बार के लिए उसे वास्तव में अपनी तेज सोच पर गर्व महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली, आखिरकार आराम करने में सक्षम हुआ, और फिर अंधेरा। ड्राइवर के केबिन के अंदर की रोशनी मंद हो गई। धनु जम गया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सामने की सड़क पर कोई बाधा नहीं थी, कोई इमारत नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई अचानक तूफान नहीं। तो फिर क्यों ऐसा लगा जैसे कुछ प्रकाश को रोक रहा है? धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा मृत्यु के समान सफ़ेद हो गया। बादलों और कोहरे के ऊपर एक विशाल छाया मंडरा रही थी। एक विशाल, डरावना प्राणी उसके ऊपर उतर रहा था। आह! उसकी चीख आरवी के अंदर गूंज उठी। ट्रेन काफिले पर वापस। ब्लैक क्रो 4 के मिटाए जाने के साथ राघव और अन्य लोग तेजी से अपने वाहनों की ओर भागे। सुमी की आवाज़ रेडियो पर आई, जो घबराहट से भरी थी। हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, आसमान में कुछ है। उनके ऊपर बादलों के घने ढेर से एक विशाल जेलीफिश जैसा प्राणी उभरा। काफिले में हर कोई पीला पड़ गया। दालू पर्वत के पास उन्होंने जो देखा था उसकी तुलना में ये थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा, एक गगनचुंबी इमारत से भी बड़ा। सभी सवार हो जाओ, ट्रेन शुरू करो, राघव दहाड़ा। ज़ॉम्बी की लहर उनकी ओर उमड़ पड़ी। लूट इकट्ठा करने का समय नहीं था। अनंत रेलगाड़ी गरज उठी, युद्ध के मैदान से तेज होते हुए निकली। काफिला उसके ठीक पीछे चला। इंजन दहाड़ रहे थे क्योंकि वे अविनाशों के बीच से गुजर रहे थे। अंधेरा हो रहा है, सतर्क रहो, प्रीतम ने चेतावनी दी। वहां एक और है, किकी हाँफ उठी। ट्रेन के बाएं, शहर में दूर, एक और विशाल जेलीफिश उभरी। धिक्कार है, ये और हैं। पीछे के काफिले में प्रीतम, सुमी और बूढ़े दिग्विजय के बचे हुए लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। शुद्ध आतंक उन पर छा गया। बसों और ट्रकों के अंदर माताओं ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया, उनके डरे हुए कराहों को दबाने के लिए अपने मुंह को ढंक लिया। दबाव दम घोंटने वाला था। जल्दी करो, चलाओ, चलाओ। वाहन आगे बढ़े, अपने पहियों के नीचे ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए, बेताबी से ट्रेन के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई के दौरान कांटेदार तार की दीवारें नष्ट हो गई थीं। हजारों ज़ॉम्बी रेलवे पर फैल गए, काफिले का पीछा कर रहे थे। ट्रेन के अंदर डिब्बा संख्या 1, एक बिना शर्ट वाला युवक कोने में बैठा था, मृत आंखों से फर्श को घूर रहा था। प्रोजेश, पूर्व की ओर भागने के बाद से यह उसका सबसे बड़ा नुकसान था। उसका घर चला गया था। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसके बाद सदमे में होगा। ड्राइवर के केबिन में राजिता झिझकी और फिर राघव से फुसफुसाई, भाई राघव, क्या हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए? राघव मुड़ा और प्रोजेश को देखा, जो स्थिर बैठा था, पूरी तरह से हार मान चुका लग रहा था। हाँ, उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। उसे कुछ कपड़े ढूंढ कर दो। माल टर्मिनल पर प्रोजेश एक छाते के नीचे आराम कर रहा था, चाय पी रहा था। अब वह जिंदा भी नहीं लग रहा था। हाँ, इस आदमी का दिन कठिन था। राघव ने आह भरी और अपना ध्यान आसमान की ओर लगाया। उसने रेडियो उठाया, उसका भाव गंभीर था। जेलीफिश से उलझना नहीं है। हमें नहीं पता कि वे कितनी हैं। हम एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने निश्चित रूप से हमें देख लिया है। सुमी की आवाज़ ने पुष्टि की। तो हम चलते रहेंगे, रुकना नहीं है। साथ रहो, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। ट्रेन ने तेजी पकड़ी, काफिले ने साथ रहने के लिए अपने इंजन तेज किए। परंतु ऊपर से अचानक एक गहरी, गूंजती हुई भनभनाहट गूंज उठी। एक विशाल क्रूज शिप हॉर्न के धमाके की तरह आसमान की जेलीफिश उनके ऊपर उतर रही थी। जैसे ही वह करीब आए, राघव और पूनम उसकी विशाल, मरोड़ती हुई सूंडों को हवा में झूलते हुए देख सकते थे। यह आ रही है। पूनम की आवाज़ कांप गई। राघव ने रेडियो पर अपनी पकड़ कस ली। सभी फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ। सूंडों को तुम्हें छूने मत देना। हुश! आयरन फोर्स काफिले ने 3 मिसाइलें दागी, जेलीफिश की मुख्य सूंडों को मारते हुए। धमाका, धमाका! उसका विशाल पारदर्शी शरीर ऐंठ गया, कई सूंडें टूटकर अलग हो गईं, शहर की ओर गिर गईं।
थप। जब वे जमीन से टकराईं, एक घना सफेद कोहरा फट पड़ा। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। धिक्कार है, वे जहरीली हैं।